सभी एएनएम जीएनएम बहनों को मेरा नमस्कार। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, जो कि हम लोगों का प्राइमरी हेल्थ केयर टॉपिक चल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से और बहुत ही इजी टॉपिक है। हम आपको बताते आ रहे हैं कि जो भी इजी टॉपिक है, आसान टॉपिक है, उस टॉपिक से, उस चैप्टर से आपके एक भी सवाल एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वही सवाल आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आपका रिजल्ट दिलाएगा। क्योंकि इजी वाला क्वेश्चन सब बनाता है, तो वो सब के बराबर में आप तभी ना आ पाइएगा। इसलिए इजी वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करिए। इसलिए हम आपको कह रहे हैं बार बार कि आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं और जो क्लास ज्वाइन कर लिए हैं, उन सारे कैंडिडेटों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड या जो भी आपका ग्रुप है एएनएम जीएनएम का, उसमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़े। जितना अधिक स्टूडेंट जुड़ेंगे, हम लोग उतना जल्दी ऐप पे चलेंगे और आपको वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी उतना ही जल्दी स्टार्ट होंगे। ये आप लोग का भी ड्यूटी है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर आपका क्लासेज लेते हैं और एक एक पॉइंट को पूरी डिटेल्स में समझाते भी है। तो चलिए इस नंबर पर कॉल करके, जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, 70 50 87 29 96, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर क्लास में जुड़ जाइएगा। बहुत ही जल्द आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले हैं, ग्रुप डिस्कशन होंगे और टॉपिक तो चल ही रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक के हम लोगों ने 51 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे, उससे आगे का क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फेफड़ों इसलिए लिखा है कि फेफड़े का 2 फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में, एक बाएं ओर एक दाएं ओर। वो आगे में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फेफड़ों में वायु जाने का मुख्य मार्ग कौन सा होता है? श्वासनिका या श्वसनी या श्वास नली या कुपिका? तो ये कुपिका क्या होते हैं? तो फेफड़ों के वायु जाने का एक मुख्य मार्ग है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर मतलब श्वास नली है, कुपिका नहीं। कुपिका तो आपका कह सकते हैं कि उसका मतलब सहयोग करते हैं। तो श्वास नली ही इसका मुख्य मार्ग है, जो कि श्वास नली के द्वारा ही फेफड़े तक क्या होता है, शोषण जाते हैं। उसके बाद है, ये क्वेश्चन हम लोग किए भी थे सर कल के क्लास में, कि ग्लोटिक्स एवं एपिग्लोटिक्स का उपअंग कौन से है? ग्लोटिक्स और एपिग्लोटिक्स के बारे में हमने आपको डिटेल्स में भी बताए थे कि एपिग्लोटिक्स और ग्लोटिक्स का क्या फंक्शन है। ये हमने आपको कल के क्लास में बताए भी थे। वैसे हम, यदि आप कहिएगा तो हम अभी भी आपको बता देते हैं एपिग्लोटिक्स और ग्लोटिक्स होता क्या है। तो ये क्या होता है? ये मतलब कि जैसे कि स्वरतंत्र लैरिक्स के बारे में पढ़े थे ना, तो उसी पर एक ढक्कन जैसी संरचना होती है। स्वरतंत्र के बारे में हम लोग जाने थे कि लैरिक्स से हम लोगों का मतलब कि 9 टुकड़े क्या होते हैं, उपास्थि से बने होते हैं, जिससे हम लोग को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो उसी पर क्या होता है कि ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको एपिग्लोटिक्स कहते हैं। और इसी के कारण आप लोग हिचकी वाले जो सुनते हैं कि हिचकी आ गया, कोई हमको याद कर रहा है, यही आप सुनते आ रहे थे, ये नहीं होता है। इसका मेन रीज़न इसी से रिलेटेड है, वही एपिग्लोटिक्स होता है। कुछ हम जब कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिक्स जो है ना, वो बंद हो जाता है। क्या होता है? तो एपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है जब हम कुछ खाते हैं या निगलते हैं तो। और भोजन श्वास नली में न जाए, इसलिए ग्रस नली में चला जाता है। मतलब एपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है, इसी कारण से भोजन श्वास नली में न जाकर कहाँ जाता है? तो ग्रास नली में जाता है। और जब भी जब आपका एपिग्लोटिक्स खुला रह जाता है भोजन निगलते समय, तब आपको हिचकी आने लगती है। हिचकी आने का मेन रीज़न यही है कि जब आप भोजन कर रहे हो उस समय एपिग्लोटिक्स जो खुला रह गया, तो वो आपको क्या होता है, हिचकी आने लगती है। एपिग्लोटिक्स का नियंत्रण मेड्यूला ऑब्लांगेटा करता है। इसी के द्वारा सांस का भी नियंत्रण किया जाता है, जो कि मस्तिष्क का भाग है। इसको हमने कल के क्लास में डिटेल्स में जाए नहीं भी थे। यहाँ से हम लोगों का मेनली क्वेश्चन है कि दाएं और बाएं फेफड़े का औसत भार क्रमशः कितना होता है? तो हमने आपको कल के क्लास में बताए भी थे कि फेफड़े का मतलब कि 2 भाग होता है। एक तो आप कह सकते हैं कि बाएं फेफड़ा, एक दाएं फेफड़ा, जिसको ओस के मतलब यूनिट में मापा जाता है। तो दाएं फेफड़ा क्या होता है कि वो थोड़ा सा बड़ा होता है। फेफड़ा क्या है? तो फेफड़ा हमारे शरीर का प्रमुख क्या है, श्वसन अंग है। क्या है? तो ये हमारे शरीर का प्रमुख श्वसन अंग है, मतलब कि सांस का प्रमुख अंग यही है।
और फेफड़ा में ही ऑक्सीजन क्या होता है कि ब्लड में मिलता है, हमारे जो ब्लड है उसमें मिलता है, और ब्लड फेफड़ा में जाकर ही शुद्धिकरण होता है, मतलब कि शुद्ध होता है। ऑक्सीजन जब उसमें मिल जाता है तब वो शुद्ध हो जाता है, और फेफड़ा को रक्त का शुद्धिकरण भी कहा जाता है। और फेफड़ा होते कितने, दो होते हैं, एक दाएं साइड एक बाएं साइड। दाएं साइड वाला का भार कितना होता है, औसत भार, वेट जिसको आप लोग कहते हैं, WEIGST वेट कहते हैं, मापते हैं ना, तो वही औसत भार कितना होता है, 23 औंस होता है। जैसे आप लोग किलो, ग्राम और लीटर इस सब में मापते हैं, इसी तरीके से इसका वजन औंस में मापा जाता है। तो ये 23 औंस होते हैं दाएँ वाला थोड़ा बड़ा होता है, बाएं वाला 19 औंस होता है। अब ये मत कहिए सर गर्ल्स और बॉय में भी सब इससे नहीं होता है, तो हाँ दोनों में यही होता है, मतलब कि उसका दाएं वाला भार वही 23 रहता है, और बाएं वाले फेफड़ा का भार 19 औंस रहते हैं। ठीक है, औंस में दिया रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बारे में, फेफड़ा के बारे में और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जो हमने आपको बताया उतना से ही पूछे जाएंगे। फेफड़ा को ही फुसफुस भी कहते हैं, और हम लोगों का प्रमुख श्वसन अंग भी है, रक्त का शुद्धिकरण वहीं पर होता है। ठीक है, इतना बात आप ध्यान में रखिएगा, और जहाँ पर भी फेफड़ा आएगा वहाँ पर इतनी बात हम आपको दोहराते चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम आते आते आपको सारी चीज़ें रट जाए, आपके दिमाग में रहे। हम इतना बार आपको बोलेंगे ना कि आपको खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा, आपको ज़्यादा चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, हम खुद ही उतना रिपीट आपको करते हुए चलेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग एक भी क्लास मिस किए बिना सारे क्लास अटेंड करिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, क्योंकि एक दूसरे से सारे क्लास लिंक होते हैं। BTSC ANM को लेकर अभी बहुत समय है, आप लोग लगातार BTSC ANM को लेकर पूछते रहते हैं। BTSC ANM का अब दुर्गा पूजा के बाद उसका सुनवाई ही है, और तब तक आप लोगों का नया फॉर्म का एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, मतलब कि अप्लाई जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आप लोग खुद समझदार है, समझिए कि हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी नहीं करिएगा तो नई वैकेंसी भी आपसे दूर चला जाएगा। आप नहीं तैयारी करिएगा तो किसी और का तैयारी आपसे बेहतर होंगे, तो उसका ना रिजल्ट होगा। कंपटीशन का मतलब ही है कि जिसका बेहतर है उसको ऊपर से लिया जाएगा। ऊपर से जो, जैसे कि 10,000 पोस्ट है, 50,000 फॉर्म भराता है, 15,000 आप लोगों का आएंगे, तो उसमें 70, पिछला बार तो 50 भराया था, इस बार 70-80 हज़ार बढ़ाएगा, 80 से ज़्यादा बढ़ाएगा। तो 1 लाख मान के चलिए ना, उसमें से जो 15,000 ऊपर से जिसका अधिक रैंक रहेगा उसको लेगा। तो आप पढ़िएगा नहीं तो कैसे होगा, कहिएगा सर तो हमको मतलब कैसे होगा, तो वही तो नहीं आ रहा है। और भी 12,000 स्वास्थ्य मिशन के तहत आएंगे, PMCH में आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका तैयारी रहेगा तो हो ही जाएगा। पढ़ने वाले कभी रहते नहीं है, उसका कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाता है, हो ही लगभग सबका हो जाता है। कारण कि और वैसे भी इलेक्शन है तो बहाली तो आएंगे ही, भरपूर बहाली आएंगे इस साल 24 में। अगर इस साल रह गए ना तब आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको नौकरी के लिए। इसलिए इस बार गोल्डन अवसर है, मौका को जाने मत दीजिएगा। करें कि कौन वक्षीय गुहा और उदर गुहा को अलग करता है, तो वक्षीय गुहा और उदर गुहा को जो अलग करता है वो उसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम का फिगर हमने आपको कल बताए थे ना कि कैसे होता है। तो डायफ्राम जैसे कि आप लोग खस्सी का मीट खाए होंगे, उसमें आप लोग देखते होंगे ऐसे, मतलब कि ये क्या है, स्पाइनल कोड है, हम लोग का स्पाइनल कोड रहता है जो कि हम लोगों के मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। तो इसी में ऐसे संरचना आप लोग देखते होंगे, ऐसे करके रहता है, ऐसी संरचना वाले, जैसे फिल्म और में कभी भूत का दिखाया जाता है ना, तो यही डायफ्राम वाला ही फिगर दिखाए जाते हैं, ऐसे रहते हैं। तो मतलब कि क्या होता है, ये डायफ्राम क्या है, इसका प्रमुख काम है कि नीह शोषण करना, मतलब कि जैसे अंतः शोषण बाह्य शोषण होता है ना, तो इसका काम है बाह्य शोषण में सहायता प्रदान करना। बाह्य शोषण के लिए ये प्रमुख अंग है। बाह्य शोषण मतलब क्या, जब आप सांस लिए उसको छोड़ेंगे तो उसमें सहायक कौन करता है, तो डायफ्राम करते हैं। तो डायफ्राम उसके लिए सहायक होता है, लेकिन ये काम कब नहीं करता है। आपसे यहाँ से एक और अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जब कोई गर्भवती महिला होती है तो उसका डायफ्राम निःशोषण में भाग नहीं लेता है। जब गर्भवती हो जाती है कोई महिला तो उस समय डायफ्राम क्या होते हैं कि निःशोषण में भाग नहीं लेता है, ठीक ना। और भी हमारे बॉडी का शोषण अंग है जो उसमें भाग लेते हैं, लेकिन डायफ्राम नहीं लेते हैं, और नॉर्मल डे में लेते हैं, मतलब कि डायफ्राम निःशोषण में भाग लेते हैं।
तो वक्ष गुहा और उदर गुहा, पेट के ऊपर होता है ना डायफ्राम, तो ये वक्ष गुहा और उदर वाले गुहा को दोनों को अलग करने का काम डायफ्राम का ही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अच्छा, आप लोगों को नोट्स मिला हुआ है, तो एक बार क्लास में पढ़िएगा, एक बार नोट्स से पढ़िएगा, आपको सारा आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहे रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ाने से श्वसन क्रिया क्या होता है, धीमी, तीव्र या अप्रवर्तित। जब रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो हम लोगों का श्वसन भी क्या होता है, तीव्र होने लगता है, मतलब कि जल्दी जल्दी हम लोगों को सांस लेना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि मतलब CO2 जब सांद्रता उसकी मतलब कि उसके जैसे क्या अनुपात में मिला रहता है ना, तीन जैसे गैस हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी सांद्रता मतलब इसकी मात्रा अधिक हो जाएंगे रक्त में, तब क्या होंगे, तो आपको अधिक तीव्रता से सांस लेने पड़ेंगे ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आए और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से निकाले। क्योंकि हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम 21% लेते हैं वो हम ब्लड में कुछ 4% रख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बदले में 4% छोड़ते हैं। तो हम जब ऑक्सीजन लेंगे अंदर तभी ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तब हमारे रक्त में यदि CO2 की सांद्रता बढ़ने लगी तो हम श्वसन क्या करेंगे, तीव्र से लेंगे। उसी से सोचने वाली बात है, इसलिए हम फैक्ट बताते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरी बताते हैं, जो फैक्ट है वो बताते हैं, ताकि आप उससे किसी भी तरीके से क्वेश्चन रिलेट करके पूछे तो आप उसे बना दें। क्योंकि क्वेश्चन एक अनंत यात्रा है, जब आपको थ्योरी नहीं आएंगे तो आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन आपको कितना रट सकते हैं, रटिएगा दूसरे तरीके से पूछ देगा। देखिए अब इस तरीके से पूछ जाएगा, अगर यही सिंपल क्वेश्चन पूछता तो कहता CO2 की मात्रा कितना हम सांस लेते हैं तो जाता है अंदर। लेकिन इसमें कह रहा है कि रक्त को में CO2 की सांद्रता बढ़ने लगे, मतलब CO2 बढ़ने लगे तो आपको क्या जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, तब ना ऑक्सीजन का मात्रा अंदर जाएगा। तो बस ये सोचने वाली बात है। ये हम कितनी बार बताए हैं आपको कि सांस लेने पर ऑक्सीजन अंदर जाता है और वो ब्लड में जाकर मिलता है, और ये मिलाने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा क्लास आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप समझ के अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, अपना रिजल्ट चाहते हैं, तो मेरे क्लास से ज़रूर जुड़िए, आपका 100% रिजल्ट होगा। और क्लास छूटेगा तो आप लोगों को दिक्कतें आएंगे, इसलिए आजकल करते करते सब क्लास मिस मत कर दीजिएगा, और एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तब आप क्लास ज्वाइन करने आइएगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्लास ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप लोग भी क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी या A और B दोनों। ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या, ऊष्मा मतलब क्या कहते हैं, रिलीज भी करते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये मतलब कि ऑक्सीजन जाता है तो ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज को तोड़ता है ना, CO2 प्लस H2O 6 मोलिक्यूल्स और प्लस 686 कैलोरी ऊर्जा मतलब ही ऊष्मा निकालता है ना। ये क्या शोषण एक तरीके से अभिक्रिया है, जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी। ऑक्सीकरण मतलब क्या, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो वही हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, शोषण की क्रिया करते हैं, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ना, तो ये तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो ही गया। इसी को अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस चैप्टर का यही था कि अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो वहाँ पर हमने बताए थे। तो इसी को ऑक्सीकरण, इसी को अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। वहाँ पर और भी डिटेल्स में बताए थे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है शोषण, और ऊष्माक्षेपी भी है। इसके जगह पर अगर अपचयन लिखा रहे तो कंफ्यूज मत करिएगा, इंग्लिश में उसको कैटाबॉलिक लिखा रहता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है, दोनों यहाँ पर दिया है कि A और B दोनों सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमेटिक्स केंद्र जो सांस लय श्वसन लय को बनाए रखता है उपस्थित होता है, ये कहाँ पर उपस्थित होता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मतलब कि इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या है, कह रहे कि न्यूमेटिक्स जो केंद्र है वो श्वसन लय को बनाए रखने के लिए ये कहाँ पर उपस्थित होता है, ये पोन्स में उपस्थित रहता है। कहाँ पर, तो पोन्स में ये उपस्थित रहता है। न्यूमोटेटिक्स
तो ये मतलब कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान मनुष्य वायु की कितनी मात्रा अंदर एवं बाहर करता है। पूरी श्वसन अभिक्रिया के दौरान कितना मतलब कि श्वसन चक्र के दौरान, चक्र मतलब क्या, साइकिल है। एक बार हम सांस लेते हैं, एक बार सांस हम लेते हैं तो एक बार छोड़ते हैं, एक बार लेते हैं एक बार छोड़ते हैं, मतलब क्या है, एक साइकिल है, एक चक्र है। तो मतलब कह रहा है कि वही कह रहा है, समझा दिया हम आपको चक्र होता क्या है। चक्र मतलब आप घूमने वाला पहिया मत समझ लीजिएगा। साइकिल मतलब एक बार छोड़ना, एक बार निकलना, एक बार छोड़ना, एक बार निकलना, यह सर्किल की तरह, मतलब एक चक्र की तरह है। तो ये क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान मनुष्य वायु की कितनी मात्रा अंदर व बाहर करता है। ये लगभग 500 ग्राम, 500 ग्राम कहिए या हाफ लीटर कहिए, कितना, तो हाफ लीटर के टर्म में, ठीक ना। तो ये हाफ लीटर वायु हम लोग क्या करते हैं, अंदर बाहर करते हैं श्वसन, मतलब कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान, सांस लेने और छोड़ने के दौरान हाफ लीटर जो हम लोगों का वायु है उसको क्या करते हैं, अंदर बाहर करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि इंटरकोस्टल पेशियों की इंटरकोस्टल पेशिया, जो पेशिया होते हैं जानते हैं ना, तो उसकी स्थिति क्या होती है। डायफ्राम सीलित एवं इंटरकोस्टल पेशियों को संकुचित करता है, संकुचित मतलब सुकरा देता है, या डायफ्राम या इंटरकोस्टल पेशियों दोनों को शिथिल कर देता है। तो मतलब ये क्या करता है कि निःशोषण क्या करता है, जब अंदर की तरफ हम लोग लेते हैं तो यह डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल पेशियों को शिथिल कर देता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कोशिकांग में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। राइबोसोम, लाइसोसोम, सूत्रकणिका या तारक काय। तो कौन से कोशिकांग मतलब कि श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं, तो तारक काय जो कोशिकांग है वही क्या करता है, तो श्वसन क्रिया को संपन्न, मतलब कि श्वसन प्रक्रिया को संपन्न हो मतलब कराती है या करते हैं। तो ये तारक काय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सूत्रकणिका हो जाएगा। तो इसमें मतलब क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आ गई थी। कौन से कोशिकांग में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, मतलब कि उसमें पूरा हो जाता है, तो पूरा तो सूत्रकणिका में होते हैं। तो सही है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन या गैस का विनिमय या उपयुक्त सभी। तो तीनों होगा। बाह्य श्वसन भी करते हैं, श्वसन प्रक्रिया में सांस छोड़ते हैं ना, अंदर की तरफ भी लेते हैं, गैस का विनिमय भी होता है, आदान प्रदान भी होते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसका तीनों आंसर होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं। आज ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे जो एएनएम और भी जो सिस्टर्स हैं उन्होंने फास्टिंग भी किए होंगे, तो इसलिए ज़्यादा लंबा क्लासेज नहीं होंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण कौन सा होता है। ऑक्सी शोषण, अनऑक्सी शोषण, वायवीय शोषण या एएनसी दोनों। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ऑक्सी शोषण होगा ही होगा और अनऑक्सी तो होंगे ही नहीं। वायु शोषण, वायु भी हम लोग लेते हैं, तो ये दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ए एंड सी दोनों है, तो ए एंड सी दोनों सही है। तो ये किस में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायफ्राम को लेकर फिर से क्वेश्चन आ गया, डायफ्राम फेफड़ा को लेकर। फेफड़ा के माध्यम से श्वसन कौन करता है। ये तो पता है कि हम लोग भी करते हैं। हम लोग किस में आते हैं,
तो स्तनधारी में आते हैं। किस में आते हैं? स्तनधारी जीव है ना हम लोग, तो स्तनधारी में हम लोग आते हैं। सरीसृप में छिपकली आ गया, उसके बाद आपका सांप आ गया, ये सब आते हैं। तो ये भी फेफड़ा के माध्यम से करते हैं। मेढक त्वचा के माध्यम से करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पक्षी भी फेफड़ा के माध्यम से करते हैं श्वसन की प्रक्रिया। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या मतलब स्तनधारी भी या मानव दिया रहे कि मानव का प्रमुख श्वसन अंग कौन है, तो ये आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि मानव का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा है। लेकिन वही दिया है कि फेफड़े के माध्यम से शोषण कौन कौन करता है, तो ये सरीसृप भी करते हैं, स्तनधारी भी करते हैं, स्तनधारी में हम सब आते हैं। तो उसके बाद पक्षी भी करते हैं। स्तनधारी मतलब क्या, ये समझिए, स्तनधारी ज़्यादातर वो सारे जीव जंतु है जो अंडा नहीं बेबी बच्चे को जन्म देता है, ये सब क्या है, तो स्तनधारी में आते हैं। इसमें दिक्कत नहीं ना आएंगे आपको। स्तनधारी जब समझते हैं ना, जो मतलब कि दूध पिलाता है, ये भी है, और कह सकते हैं इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या जो मतलब कि बच्चे का जन्म देता है, शिशु को जन्म देता है। सरीसृप में वो सारे आते हैं जो कि अंडा मतलब कि अंडे का प्रजनन करते हैं। पक्षी भी आते हैं, लेकिन पक्षी सरीसृप में नहीं आते हैं। तो इसलिए ये तीनों क्या है, फेफड़ा से ही मतलब कि क्या करते हैं, तो अपना शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत को खोजना है कि दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़ा से बड़ा है। ये तो सही है, दाएं बड़ा होता है, उसका 23 औंस होता है वजन, इसका 19 औंस होता है बाएं का। दाएं फेफड़ा में 3 एवं बाएं में 2 लॉब होते हैं, ये भी सही है। हमको खोजना है गलत वाला। दाएं फेफड़ा भारी एवं बाएं फेफड़ा हल्का, ये भी सही है कि दाएं फेफड़ा तो भारी होते हैं। दोनों फेफड़ा बिल्कुल समान है, ये तो होता नहीं है, ये हम लोग देख ही चुके थे। तो देखिए उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है। किसी भी तरीके से पूछेगा, आप लोग गलत नहीं करिएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वो सारे क्वेश्चन हमने आपको PDF में दे रखे हैं और यहीं से सारा क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोग इतने सारे क्वेश्चन भी देखें। आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में होगा तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन देखेंगे। इसका 5-6 लेक्चर हो गया। एक टॉपिक का हम लोग कंटिन्यू ज़्यादा लेक्चर नहीं रखेंगे। एक टॉपिक का 5-6 लेक्चर होने पर उसको चेंज करके नया टॉपिक आता है। ये आप सबको पता है, जो भी पुराना स्टूडेंट है। तो चलिए हम लोग क्योंकि इससे आपको भी पढ़ने में थोड़ा मतलब इंटरेस्ट बढ़े, क्योंकि हमको पता है कि किस तरीके से आपको तैयारी करवाना है, तो ताकि आपको बेहतर रिजल्ट हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।